हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आए हैं। जी हाँ, आईटीआई का 2017 का प्रीवियस पेपर आज हम सोल्व करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, जिसको हम आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहे हैं और इसको पूरा सोल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द टर्म यूज टू इंडिकेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट इज कॉल्ड। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है किसी सर्किट में बह रहे करंट के प्रवाह की मात्रा किस रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो यानी कि किसी सर्किट में अगर करंट बह रहा है तो उसकी जो मात्रा है करंट की, उसको किसके द्वारा हम प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एम्पीयर के द्वारा। ठीक है, हम करंट की मात्रा को किसके द्वारा प्रेजेंट करते हैं, एम्पीयर के द्वारा। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अर्थ क्लैंप इज यूज इन आर्क वेल्डिंग टू। यानी कि आर्क वेल्डिंग में हम जो अर्थ क्लैंप यूज करते हैं वो उसका उपयोग क्या है, किस लिए अर्थ क्लैंप का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन, क्या आएगा बताइए। हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कनेक्ट टू अर्थिंग केबल टू वर्क पीस। यानी कि अर्थिंग केबल को वर्क पीस से कनेक्ट कराने के लिए हम अर्थ क्लैंप का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द वेल्डिंग मशीन विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाईज। यानी कि आर्क वेल्डिंग के अंदर वह कौन सी मशीन है जिसका उपयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई से डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलने के लिए किया जाता है। जिसमें हमारा राइट आंसर है, आप सब लोग जानते हैं, काफी बार ये क्वेश्चन आता भी रहता है। तो एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर सेट का उपयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। What should be the most appropriate joint preparation of arc welding of 12 mm thick plate। यानी कि आर्क वेल्डिंग में 12 mm मोटी प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए सबसे उपयुक्त किनारों की तैयारी कौन सी रहेगी। जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सिंगल वी जॉइंट। यानी कि 12 mm तक का अगर हमारे पास प्लेट है तो उसको अगर हम वेल्डिंग करना चाहते हैं तो पहले उसकी क्या करते हैं, हम एज प्रिपरेशन करते हैं। और वो एज प्रिपरेशन होगी, हम वहाँ पे क्या बनाएंगे, सिंगल वे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंगल वे। सिंगल वे कैसे बनता है, जैसे ये प्लेट है, इसमें ऐसे टेपर कर देंगे, एक दूसरा जो हमारा वर्क पीस है उसको ऐसे टेपर कर देंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये वी आकार बन गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल वी कहते हैं। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से हम उस जॉइंट का प्रिपरेशन करेंगे और एक मजबूत जॉइंट बनाकर हम यहाँ पे रेडी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्मॉल मेटल पार्टिकल विच आर थ्रो आउट ऑफ द आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग अलोंग विथ द वेल्ड आर कॉल्ड। यानी कि आर्क वेल्डिंग करते समय आर्क से छोटे छोटे धातु के बारीक कण बाहर निकलते हैं, बाहर छिड़कते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। आपने देखा होगा वेल्डिंग करते हैं आप, जब हम वेल्डिंग करते रहते हैं तो बारीक बारीक दाने बाहर गिरते रहते हैं और वेल्डिंग बीड के आसपास में बहुत सारे दाने इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि उन दानों को या उन बाहर छिड़कने वाले कणों को क्या कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, स्पेटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच टाइप ऑफ फ्लक्स इलेक्ट्रोड इज यूज इन फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। यानी कि कास्ट आयरन को अगर आप वेल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए किस प्रकार के फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बेसिक टाइप फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड का उपयोग हम वहाँ पे करेंगे। यानी कि जो कास्ट आयरन को वेल्ड करने के लिए जो हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे उसके ऊपर जो फ्लक्स की कोटिंग होगी वो किस प्रकार की होगी, बेसिक टाइप फ्लक्स कोटिंग। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बाय मिक्सिंग ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन डिफरेंट प्रोपोर्शन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स कैन बी ऑब्टेन। व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम विल इट बी इफ दीज
टू गैसेज आर मिक्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस को विभिन्न मात्रा में मिलाकर अलग अलग प्रकार के फ्लेम बनाए जाते हैं। ठीक है, यदि दोनों गैसों को समान मात्रा में मिलाकर कोई फ्लेम बनता है तो वो कौन सा फ्लेम कहलाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आप सब जानते हैं अगर हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों गैसों को समान मात्रा में मिलाकर फ्लेम जलाते हैं तो वह कौन सा फ्लेम होता है? न्यूट्रल फ्लेम। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप आसानी से सोल्व कर ही लेंगे। लेकिन एक समझने की बात है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप वो आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से उसका क्वेश्चन भी राइट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए सिलेंडर विच कंटेन्स एसिटिलीन विल बी पेंटेड। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है वह सिलेंडर जिसमें एसिटिलीन गैस भरी जाती है उसे किस रंग से पेंट किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैरून कलर का। यानी कि जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है उसके ऊपर मैरून कलर का कलर किया हुआ होता है, उस सिलेंडर को मैरून कलर से पेंट किया हुआ रहता है। तो हम समझ जाएंगे अगर मैरून रंग का सिलेंडर है तो वो कौन सी गैस का सिलेंडर है? एसिटिलीन गैस का सिलेंडर है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एसिटिलीन कैन बी डिसॉल्व इन। यानी कि एसिटिलीन गैस को किस में घोला जा सकता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एसीटोन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द साइज एंड टाइप ऑफ फिलर रोड फॉर गैस वेल्डिंग 3 mm MS शीट इज। यानी कि 3 mm MS शीट की गैस वेल्डिंग करने के लिए किस साइज के फिलर रोड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 3 mm डायमीटर की कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील रोड का उपयोग हम 3 mm की MS शीट को वेल्ड करने के लिए उपयोग करेंगे। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड्स इज इंडिकेटेड बाय द लेटर। यानी कि इलेक्ट्रोड की कोडिंग के अंदर रेडियोग्राफिक क्वालिटी के इलेक्ट्रोड को किस अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यानी कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड के पैकेट के अंदर आते हैं और उस पैकेट के ऊपर इलेक्ट्रोड की सारी स्पेसिफिकेशन दी हुई रहती है, इलेक्ट्रोड की पूरी जानकारी उस पैकेट के ऊपर लिखी रहती है। यदि वह इलेक्ट्रोड रेडियोग्राफिक क्वालिटी के हैं तो उसको इंडिकेट करने के लिए उस पैकेट के ऊपर क्या लिखा होता है? तो आप सब जानते हैं, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एक्स। एक्स अगर वहां पे कोडिंग के अंदर कहीं पे है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वह जो इलेक्ट्रोड है रेडियोग्राफिक क्वालिटी का है, यानी कि बढ़िया क्वालिटी का इलेक्ट्रोड वहां पे आपको मिल रहा है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाई इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कंसीडर्ड सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। यानी कि ब्रास या ब्रॉन्ज की गैस वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दिस टाइप ऑफ फ्लेम अवॉइड्स वेपोराइजेशन ऑफ जिंक। यानी कि ये जो फ्लेम है यह जिंक के वाष्पीकरण को रोकता है। अगर वेल्डिंग के दौरान ब्रास या ब्रॉन्ज के अंदर जिंक की हानि हो जाती है, जिंक का लॉस हो जाता है, तो वहां पर वह जॉइंट फेल हो जाता है, जॉइंट खराब हो जाता है। तो इस जिंक के वाष्पीकरण को रोकने के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या है कि जिंक वाष्पीकरण होके वहां पे लॉस नहीं होता है उसका, और अच्छा जॉइंट वहां पे ब्रास या जिंक का हम लगा पाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वेल्डिंग नियरर टू द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी फिलेट जॉइंट हेल्प्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फिलेट टी जॉइंट में न्यूट्रल एक्सिस के समीप वेल्ड करने से किस प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। यानी कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं, फिलेट टी जॉइंट को वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें न्यूट्रल एक्सिस के समीप यानी कि बीच के अंदर अगर आप वेल्डिंग करते हुए चल रहे हैं, वेल्डिंग बीड जो है
यानी कि इलेक्ट्रोड का आपका जो फोकस है दोनों प्लेटों के बीच में अगर आप चल रहा, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये टी जॉइंट है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोड को बीच में सेंटर में रखते हुए अगर आप चलाते हैं तो इससे क्या प्रभाव को कम करने में आपको सहायता मिलेगी। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, हाई थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बेस मेटल, यानी कि बेस मेटल अधिक पिघल जाता है। अगर ओवर हीट हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो अगर इन दोनों प्लेटों के ऊपर समान मात्रा रहेगी तो क्या है कि जो हमारा बेस मेटल है वो खराब नहीं होगा, ओवर हीट नहीं होगा और एक वहाँ पर अच्छा टी जॉइंट हमें मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल एक्सेस के समीप वेल्डिंग जॉइंट या वेल्डिंग लगाई जाती है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हीट इज मेजर्ड इन, यानी कि ऊष्मा को किस में मापा जाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए, जूल में। ठीक है, आपको सबको पता है, बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि ऊष्मा को हमेशा हम जूल में मेजर करते हैं, जूल में मापते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए पाथ टेकन बाय फ्लो ऑफ करंट, ए पाथ विथ नो ब्रेक्स इज कॉल्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट करंट के बहने का एक रास्ता होता है। आगे बात समझ में, वह सर्किट जिसमें कहीं रुकावट ना हो, यानी कि जिसके बीच में कोई कट ना हो, जिसके बीच में कोई रेजिस्टेंस ना हो, यानी कि फ्लो के अंदर किसी भी प्रकार का अगर रुकावट नहीं है तो वह सर्किट कौन सा सर्किट कहलाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्लोज सर्किट। क्या आएगा, क्लोज सर्किट। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द कॉमन मैक्सिमम परसेंटेज गैस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। तो आप सब जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है, नाइट्रोजन। तो इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेल्डिंग इज नॉट डन डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लाई मेन्स बिकॉज, यानी कि वेल्डिंग का वर्क या वेल्डिंग डायरेक्ट हम जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे डायरेक्ट हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को हमारे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट कराते हैं, फिर ट्रांसफार्मर जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो हमें वेल्डिंग करंट में उस पावर सप्लाई को कन्वर्ट करता है, उसके बाद में ही हम वेल्डिंग कर पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है कि हम मेन सप्लाई का उपयोग नहीं कर पाते हैं वेल्डिंग के लिए। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इट्स वोल्टेज कीप्स फ्लक्चुएटिंग, यानी कि जो हमारी मेन सप्लाई होती है, जो हम घरों में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का चलाने के लिए उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग हम डायरेक्ट वेल्डिंग के लिए इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, और हमें एक अच्छी वेल्डिंग करने के लिए स्थिर वोल्टेज चाहिए होते हैं जिसका उपयोग हम वेल्डिंग के लिए करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन आर्क वेल्डिंग आर्क ब्लो कैन बी अवॉइडेड बाय, आर्क वेल्डिंग के अंदर आर्क ब्लो को कैसे कम किया जा सकता है या आर्क ब्लो को कैसे रोका जा सकता है। तो दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, यूजिंग एसी वेल्डिंग मशीन, यानी कि अगर आप एसी वेल्डिंग मशीन का उपयोग करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का आर्क ब्लो नहीं आता है, क्योंकि आर्क ब्लो की समस्या होती है वो अधिकतर डीसी वेल्डिंग मशीन के अंदर या डीसी जनरेटर सेट के अंदर ही आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वेल्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रोड यदि वेल्डिंग के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द टोटल हीट इज प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग में जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल के साथ कनेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर कुल कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यानी कि इलेक्ट्रोड के ऊपर कितनी ऊष्मा उस पोलरिटी से उत्पन्न होगी। तो उसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 2/3, यानी कि 66.6% जो करंट की मात्रा होती है वो किस टर्मिनल पे होती है, पॉजिटिव पे, और हमारा इलेक्ट्रोड जो है किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव पे। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर कितनी करंट की मात्रा होगी, 66.6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, रेजिडुअल स्ट्रेस काउज ड्यू टू वेल्डिंग कैन बी डिक्रीज बाई,
यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग के कारण जॉब में आने वाले अवशिष्ट तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ। यानी कि अगर आप वेल्डिंग के दौरान वेल्ड किए जाने वाले पार्ट को फ्री रखते हैं, उसको किसी भी क्लैंपिंग डिवाइस से क्लैंप करके नहीं रखते हैं, उसको टाइट नहीं रखते हैं, तो उसके अंदर रेजिडुअल जो स्ट्रेस आता है वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा तनाव आके वो फ्री रहता है, तो जॉब आके उसमें चला जाता है, थोड़ी देर में जॉब स्ट्रेस से फ्री हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको क्लैंप रखेंगे या किसी भी क्लैंपिंग डिवाइस से उसको पकड़े रखेंगे तो उसमें जो तनाव आता है वो क्रैकिंग का रूप ले लेता है। आई बात समझ में? अगर आप किसी जॉब को काफ़ी टाइट रखेंगे या क्लैंपिंग करके रखेंगे तो उसके रेजिडुअल स्ट्रेस की वजह से कभी कभी जो बीड होती है हमारी वेल्डिंग बीड, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आप जॉब को फ्री रखें। दूसरा है पोस्ट हीट वेल्ड ट्रीटमेंट। आप वेल्डिंग के बाद अगर उसको पोस्ट हीटिंग करते हैं, ठीक है, जॉब को वेल्डिंग करने के बाद में भी गर्म करते हैं, तो जिससे भी क्या है कि रेजिडुअल जो स्ट्रेस होता है वेल्डिंग के कारण जो आता है जॉब के अंदर, वो चला जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इन दो ट्रिक्स की वजह से आप जॉब के अंदर जो रेजिडुअल स्ट्रेस आता है वेल्डिंग करते समय, उसको रिमूव कर सकते हैं। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गैस वेल्डिंग टॉर्च शुड बी लाइटेड ओनली विथ, यानी कि गैस वेल्डिंग करते समय जो गैस टॉर्च होती है उसको किसकी सहायता से जलाना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्राइकर। जो हमारा लाइटर होता ना, स्पार्क लाइटर, उसकी सहायता से ही हमें हमारे गैस वेल्डिंग टॉर्च को जलाना चाहिए, गैस फ्लेम को जलाना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की माचिस का उपयोग नहीं करेंगे, सिगरेट लाइटर का उपयोग भी नहीं करना है, और वेल्डिंग आर्क, इन सब चीज़ों का उपयोग वैध नहीं है, सही नहीं है। इससे एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे हाथ जल सकते हैं और नुकसान हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, गैस वेल्डिंग स्टार्ट करते समय गैस फ्लेम जलाने के लिए हमेशा स्पार्क लाइटर का उपयोग ही करेंगे। आगे बात समझ में? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। फिलिंग द ब्लैंक्स कैन बी कट विथ ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग टॉर्च। दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा मेटल है जिसको हम ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग प्रोसेस से काट कर सकते हैं, यानी कि गैस कटिंग से काट सकते हैं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर आएगा ओनली वन जो है वह है ऑप्शन बी, कार्बन स्टील। यानी कि हम एमएस को और मीडियम कार्बन स्टील को ही ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग के द्वारा काट सकते हैं। बाकी हम स्टेनलेस स्टील को भी नहीं कट कर सकते, एल्यूमिनियम को भी कट नहीं कर सकते, और कॉपर अलॉय को भी हम गैस कटर से कट नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, गैस कटर से ओनली कार्बन स्टील को ही काटा जा सकता है। आगे बात समझ में? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम हैज एन एक्सेस ऑफ फ्यूल गैस, यानी कि वह कौन सा ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम होता है जिसके अंदर फ्यूल गैस की मात्रा अधिक होती है। इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोनाइजिंग फ्लेम में हमेशा ध्यान रखना एसिटिलीन गैस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एन आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट शुड नेवर बी ऑपरेटेड वाइल, यानी कि अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, यानी कि एक आर्क वेल्डिंग उपकरण को किस समय उपयोग नहीं करना चाहिए या उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। कौन सी कंडीशन है जिसमें आप वेल्डिंग का उपयोग बिल्कुल नहीं करें, वेल्डिंग बिल्कुल नहीं चलाएं, वेल्डिंग मशीन का उपयोग नहीं करें। तो इसमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। यदि आप वीट फ्लोर यानी कि गीले स्थान पर खड़े हैं, अगर आप खुद गीले स्थान पर खड़े हैं, उस समय आप वेल्डिंग इक्विपमेंट का उपयोग नहीं करें, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जिसकी वजह से आपकी जान को खतरा हो सकता है। आगे बात समझ में? तो कभी भी अनसेफ वर्क नहीं करना है, हमेशा सेफ कंडीशन में रहकर ही वर्क करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट शुड नेवर बी यूज ऑन गैस सिलेंडर्स, रेगुलेटर्स एंड होजेज, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है
कि किसका उपयोग गैस सिलेंडर, रेगुलेटर एवं होज पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी कि गैस वेल्डिंग के अंदर आपको पता है हम गैस सिलेंडर का उपयोग भी करते हैं, रेगुलेटर्स का भी करते हैं एवं होज का भी करते हैं। तो इन दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर नहीं करेंगे या नहीं करना चाहिए? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑयल का। यानी कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर कभी भी ऑयल नहीं लगाना चाहिए या कभी भी ऑयल लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर आग पकड़ सकती है या वहाँ पर विस्फोट भी हो सकता है। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच डिफेक्ट इज काउज्ड बाय गैस इंटरप्टमेंट इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में जब आप वेल्डिंग बीड लगाते हैं उसके अंदर, उस बीड के अंदर यदि बाहर की गैसें प्रवेश कर जाती है तो उसकी वजह से कौन सा डिफेक्ट वहाँ पर आ सकता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पोरोसिटी। आपको पता है जब आप वेल्डिंग बीड लगाते हैं तो कभी कभी वेल्डिंग बीड के अंदर बारीक बारीक होल बन जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोरोसिटी कहते हैं। और पोरोसिटी कैसे आती है? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो मेटल क्या होता है? पिघलता है। यदि उस पिघले हुए मेटल के अंदर बाहर की गैसें प्रवेश कर जाती है, समझे बात? जब पिघला हुआ मेटल पिघली हुई कंडीशन में रहता है और बाहर की गैसें उस पिघले हुए मेटल के अंदर प्रवेश कर जाती है, और जब वो मेटल सॉलिड होता है, ठीक है, जब वो बीड ठंडी होने लगती है तो वो गैसें क्या होती है? बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि उस बीड के अंदर बारीक बारीक होल बन जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पोरोसिटी कहते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, AWS कोड ऑफ इलेक्ट्रोड स्टार्ट्स विथ द लेटर E followed by a 4-digit number. What does the third digit represent? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड की AWS कोडिंग E से आरंभ होती है, ठीक है, जिसके आगे 4 अंक भी लिखे होते हैं। आपको पता है पहले E लिखा हुआ आता है, उसके आगे 4 अंक लिखे हुए आते हैं, जिनमें से तीसरा अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो इसमें हमें उस कोडिंग का तीसरा डिजिट जो बताता है उसके बारे में बताना कि ये जो कोडिंग का थर्ड डिजिट है वो क्या प्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन क्या आएगा बताइए? ऑप्शन बी, वेल्डिंग पोजीशन। यानी कि जो थर्ड डिजिट है AWS की इलेक्ट्रोड कोडिंग का, वो हमें बताता है कि वेल्डिंग पोजीशन, यानी कि ये इलेक्ट्रोड है किस वेल्डिंग पोजीशन के लिए बनाया गया है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द स्टोरेज मीडियम यूज्ड टू स्टोर एसिटिलीन गैस इन द सिलेंडर एट हाई प्रेशर। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एसिटिलीन गैस को एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर पर भरने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एसीटोन। आपने सुना होगा या आपको पता भी होगा कि एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर एसीटोन नामक एक पदार्थ होता है जो क्या करता है? हाई प्रेशर की एसिटिलीन गैस को अपने अंदर सोख लेता है। इसी वजह से हम उस सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर पर एसिटिलीन गैस भर पाते हैं। अदरवाइज बिना एसीटोन के हम सिलेंडर के अंदर इतनी प्रेशर पर गैस डालेंगे तो क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। तो एसीटोन क्या करता है? उस हाई प्रेशर गैस को अपने अंदर सोख लेता है और जैसे जैसे गैस खर्च होती है वो अपने अंदर सोखी गई गैस को बाहर रिलीज करता रहता है। तो इसीलिए एसीटोन का उपयोग हाई प्रेशर की एसिटिलीन गैस को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेरी जॉइंट। यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक टेम्परेरी यानी कि अस्थायी जोड़ होता है? जिसमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, रिवेटेड जॉइंट। यानी कि रिवेट करके जो हम जॉइंट लगाते हैं
दो पार्ट को जॉइंट करते हैं वो कौन सा जॉइंट कहलाता है? अस्थाई, यानी कि टेम्परेरी जॉइंट वो कहलाता है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हीट अफेक्टेड जोन इज दैट पोर्शन ऑफ द मेटल विच, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि धातु का कौन सा क्षेत्र ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र कहलाता है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, नेदर मेल्ट नॉर बिकम प्लास्टिक। यानी कि जब हम वेल्डिंग करते हैं आपको पता है पूरा जॉब क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और एक ऐसा पर्टिकुलर भाग भी होता है जो ऊष्मा से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। समझे बात को? एक पार्ट तो वो होता है जिसके ऊपर हमने वेल्डिंग की है, जो फ्यूज हुआ है, जो मेल्ट हुआ है, वो तो हो गया वेल्डेड जॉइंट, ठीक है, और वो कहलाता है वेल्ड जोन। लेकिन उसके अलावा भी उस प्रोसेस के अंदर एक हीट अफेक्टेड जोन बनता है, यानी कि उस मेटल की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर चेंजेस आए हैं, ऊष्मा से वो प्रॉपर्टीज प्रभावित हुई है। नेदर मेल्ट यानी कि जो ना तो पिघला है और जो ना ही प्लास्टिक बना है, ऐसा भाग क्या कहलाएगा? ऊष्मा प्रभावित क्षेत्र कहलाएगा। आगे बात समझ में। तो इसका ये राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, यानी कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी गैस है जो जलने में सहायता करती है? आगे बात समझ में। जलती नहीं है, जलने में क्या करती है? हेल्प करती है, सहायता करती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा, आप सब जानते भी होंगे, ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द टिप ऑफ ब्लो पाइप आर मेड ऑफ, यानी कि हमारी जो गैस कटिंग या गैस वेल्डिंग की जो ब्लो पाइप होती है, टॉर्च होती है, उसके आगे की जो टिप होती है वो किस मेटल की बनी होती है? इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर की। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। लेफ्टवर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट अप टू ए थिकनेस ऑफ, यानी कि लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग माइल्ड स्टील की कितनी मोटी प्लेट को वेल्ड करने के लिए उपयोग की जाती है? ठीक है, आपको पता है कि गैस वेल्डिंग के अंदर वेल्डिंग करने की दो टेक्निक होती है, एक होती है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, एक होती है राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, और इन दोनों के अलग अलग पैरामीटर है। मेटल की थिकनेस के अकॉर्डिंग ही इन टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं और इसके अंदर पूछा जा रहा है लेफ्टवर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक, यानी कि कितनी मोटी प्लेट तक की गैस वेल्डिंग करने के लिए हम लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 5 mm। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। फिलिंग द ब्लैंक्स इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी पुल्ड इनटू वायर्स, यानी कि धातु की तार के रूप में खींच जाने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, डक्टिलिटी। यानी कि डक्टिलिटी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है या ऐसी क्षमता मान सकते हैं, एबिलिटी मान सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम उस मेटल को लंबे लंबे पतले पतले वायर के रूप में खींच कर भी उसके जो शेप है उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो कोई भी मेटल है, अगर उस मेटल को खींचकर हम पतले तार के रूप में बना सकते हैं तो वो उस मेटल के अंदर कौन सा गुण है? डक्टिलिटी का गुण है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय, निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ब्रास। मिश्र धातु क्या होती है? दो धातुओं से मिलकर जो एक नई धातु बनती है वो क्या कहलाती है? मिश्र धातु। ठीक है। तो ब्रास क्या है? तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एलॉय मेटल, यानी कि मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इन्फ्लुएंस
ऑन द मेट्रोलॉजिकल वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व का स्टील की धातु क्रम वेल्डेबिलिटी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा एलिमेंट है, यानी कौन सा तत्व है जिसका किसी भी मेटल की वेल्डेबिलिटी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। जैसे हम सबको ये भी पता है कि लो कार्बन स्टील यानी कि माइल्ड स्टील को वेल्ड करना सबसे आसान होता है, जिसकी क्या होती है, वेल्डेबिलिटी सबसे अधिक होती है। और हाई कार्बन स्टील को वेल्ड करना बहुत कठिन होता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये वेल्डेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो किसी भी मेटल के अंदर कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी है उसी के आधार पर क्या होती है, उसकी वेल्डेबिलिटी निर्भर होती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न नहीं होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, गामा रेज। यानी कि वेल्डिंग के दौरान आपने देखा होगा और किताबों में पढ़ा भी होगा कि इंफ्रारेड किरणें भी निकलती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें भी निकलती है जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही घातक होती है, और विजिबल लाइट यानी कि एक फ्लैश भी निकलता है आर्क के अंदर से। तो ये तीनों चीज़ें हम आर्क वेल्डिंग के अंदर हमें देखने को मिलती है, लेकिन गामा रेज जो होती है वो वेल्डिंग के दौरान बिल्कुल भी नहीं निकलती है। वो एक्सरे वगैरह करते हैं उसमें ये गामा रेज उपयोगी होती है, बाकी वेल्डिंग में ये प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, डबल वी एंड डबल यू आर बट वेल्डेड जॉइंट्स आर यूज्ड फॉर प्लेट ऑफ थिकनेस। यानी कि डबल वी एवं डबल यू बट वेल्ड जॉइंट का उपयोग कितने मोटे प्लेट को वेल्ड करने के लिए करते हैं। आपको पता है जब हम वेल्डिंग करते हैं तो प्लेट की थिकनेस के अनुसार हम उस प्लेट के ऊपर एज प्रिपरेशन भी करते हैं, क्योंकि अगर प्लेट की थिकनेस ज़्यादा होती रहती है तो अगर हम बिना एज प्रिपरेशन के वेल्डिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जॉइंट हमारा मजबूत नहीं होगा, पूरा फ्यूजन वहाँ पे हमें प्राप्त नहीं होगा, पेनिट्रेशन वहाँ पे अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर हमें अच्छा पेनिट्रेशन चाहिए, अच्छी मजबूती चाहिए, तो हमें प्लेट की थिकनेस के अनुसार क्या करनी होती है, एज प्रिपरेशन करनी होती है। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि डबल वी और डबल यू जो एज प्रिपरेशन होता है वो कितनी मोटी प्लेट के लिए करना पड़ता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ओवर 15 mm। यानी कि 15 mm से अधिक मोटी यदि हमारे पास प्लेट है तो उसकी हम क्या करेंगे, डबल वी एंड डबल यू एज प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद में ही हम वेल्डिंग लगाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। ये विकल्पों में से कौन सी एक प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसेस होती है। इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ज वेल्डिंग। देखिए प्लास्टिक वेल्डिंग कैसे करते हैं, जब मेटल के दो पार्ट को पिघलने से पूर्व की अवस्था तक यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर तक बिल्कुल लाल गर्म करेंगे और उन दोनों पार्टों को आपस में प्रेशर की सहायता से जब हम जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस तरह से हम अगर कोई भी जॉइंट लगाते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, प्लास्टिक वेल्डिंग कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इट इज ओके टू वियर नायलॉन क्लॉथिंग व्हाइल डूइंग वेल्डिंग। कि अगर हम वेल्डिंग के दौरान नायलॉन वाले कपड़े पहनकर वेल्डिंग करते हैं तो क्या ये सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, नो, बिकॉज इट कैन इजीली कैच फायर। यानी कि हमें कभी भी वेल्डिंग के दौरान नायलॉन वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि ये आसानी से फायर यानी कि आग पकड़ लेते हैं। आपको पता है पूरा वेल्डिंग का कार्य ही आग का है, हीट का है। आप आर्क वेल्डिंग करते हैं उसमें से भी आग निकलती है, फायर निकलती है,
आर्क बनती है वो क्या है, फायर ही बनता है। मेटल हीट होता है, हीट जनरेट होती है, क्या है, फायर है। आप गैस कटिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग करते हैं, पूरा काम हीट का है, फायर का है, आग का है। अगर आप नायलॉन कपड़े पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके कपड़े कभी भी आग पकड़ सकते हैं, तो इससे आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए ध्यान रखें, कभी भी वेल्डिंग के दौरान नायलॉन वाले कपड़े नहीं पहने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इफ यू फाइंड ए टूल टू बी फॉल्टी एंड डेंजरस व्हाट शुड यू डू। यानी कि यदि आपको कोई भी उपकरण खराब या बेकार स्थिति में मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। यानी कि आप मान लीजिए कि किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी आपके, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई हथौड़ा है और आपने देखा, आपने हथौड़ा हाथ में लिया, आपने देखा कि उसका जो हैंडल है वो टूटने वाला लग रहा है, कि वो टूट सकता है, तो आप क्या करेंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आप क्या करेंगे, आप उसको टेक इट आउट ऑफ सर्विस एंड रिपोर्ट अबाउट इट। यानी कि आप उसको एक तो क्या करेंगे, काम के उपकरणों से बाहर निकाल देंगे, यानी कि साइड में रख देंगे, और इसकी रिपोर्ट करेंगे अपने सुपरवाइजर को या अपने मालिक को कि ये जो हैमर है इसका हैंडल टूटने वाला है, आप इसको रिपेयर करवाइए या ठीक करवाइए। उसको कभी उपयोग नहीं करना है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से आपको चोट लग सकती है या आपके सामने वाले को, आपके सहकर्मी को चोट लग सकती है। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको हमेशा सतर्क रह के काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड आफ्टर वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील। यानी कि आपने अगर स्टेनलेस स्टील को वेल्ड किया है तो उसको वेल्डिंग करने के बाद में उसके ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट जरूरी होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्वेंच इन वाटर टू रिमूव ऑक्साइड। आपको पता है या आपने किताबों के अंदर जरूर पढ़ा होगा कि वेल्डिंग करने के बाद में स्टेनलेस स्टील के ऊपर काले काले धब्बे जम जाते हैं, या काली स्टील, जो स्टेनलेस स्टील है वो काली पड़ जाती है। तो वो क्या होता है, ऑक्साइड जो है उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, बर्न होके वहाँ पे एक लेयर बन जाती है ब्लैक। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेट को गर्म करके तुरंत उसको क्या करते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या है कि जो वो ब्लैक ऑक्साइड की परत है वो निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वेंचिंग। क्या कहते हैं, क्वेंचिंग। ठीक है, तो ये करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का उपयोग हम अच्छी फिनिशिंग के लिए करते हैं, और अगर उस स्टेनलेस स्टील के ऊपर ब्लैक धब्बे रहेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड वुड यू डू टू फॉर्म ए टी शेप बिटवीन टू पीसेज ऑफ फ्लैट बार। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा जोड़ है जिसमें आप दो चपटी प्लेटों को आपस में टी शेप में रखकर जोड़ेंगे। यानी कि आपके पास दो प्लेट हैं, ठीक है। अब दोनों प्लेटों को अगर आप टी आकार में रखकर जॉइंट लगाएंगे या जॉइंट बनाएंगे तो दिए गए विकल्पों में से वो कौन सा जॉइंट कहलाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फिलेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहलाएगा, फिलेट जॉइंट। जब भी किसी जॉइंट के अंदर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, देखिए मान लीजिए आप टी जॉइंट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे ना, एक प्लेट नीचे रहेगी एक ऊपर रहेगी, तो क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। ऐसे या मान लीजिए आप कॉर्नर जॉइंट लगाएंगे तो इसमें भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप लेफ्ट जॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आती है वो कौन सा जॉइंट आ जाता है, वहाँ पे फिलेट जॉइंट आ जाता है। कौन सा जॉइंट आ जाता है, फिलेट जॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर्स
मस्ट, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन सिलेंडर अवश्य होने चाहिए। इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि पहला जो कथन था इसमें क्या है, हैव द कैप ऑन व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि जब सिलेंडर उपयोग में ना हो तो उसके ऊपर सिलेंडर कैप जरूर होनी चाहिए। फर्स्ट कथन यह है, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। दूसरा कथन क्या है, बी सिक्योर्ड इन अपराइट पोजीशन बोथ ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूज, यानी कि इसमें दूसरा जो कथन है वो कह रहा है कि जब आप उपयोग कर रहे हैं या आपने सिलेंडर रखे भी हुए हैं तो वह हमेशा आप खड़ी स्थिति में सुरक्षित और अच्छी तरह से बांध कर रखें। समझे बात को, ऐसे कहीं लुढ़का के डालना नहीं है। हमेशा जो सिलेंडर आपके हैं उनको हमेशा आप खड़ी अवस्था में रखें और सुरक्षित रखें। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है हमारे गैस प्लांट के बारे में। इसके बाद में तीसरा जो कथन है वो है बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग बम्प्ड व्हेन द रेगुलेटर इज ऑन, यानी कि जब हम कार्य कर रहे होते हैं या हमने रेगुलेटर लगाए हुए हैं, रेगुलेटर ऑन भी है, कार्य चल रहा है, तो उस दौरान ध्यान रखें कि हमारे दोनों सिलेंडर आपस में टकराने नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था में हमें उस सिलेंडर को रखना होता है या सिलेंडर ट्रॉली के अंदर अच्छे से बांध के रखने चाहिए ताकि आपस में दोनों सिलेंडर टकराए नहीं। यदि टकराएंगे तो वो जो रेगुलेटर है, टकराने से जो रेगुलेटर टूट सकते हैं जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो गैस कटिंग एंड गैस वेल्डिंग प्लांट के बारे में हमेशा ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इफ द ब्लो पाइप इज मूव टू एंड फ्रो फ्रिक्वेंटली वाइल गैस वेल्डिंग द कर्व विल, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है यदि गैस कटिंग करते समय ब्लो पाइप को बार बार इधर उधर घुमाए जाए तो कर्व होगा। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा कर्व बनता है यानी कि गैस कटिंग करने के बाद में जॉब के अंदर जो कट बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। तो अगर इस तरह से हम गैस कटिंग करेंगे, यानी कि गैस कटिंग करते समय टॉर्च को हिला डुला कर कटिंग करते हुए बढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, जो कटिंग का गैप बनता है वो बहुत ज़्यादा बनता है, यानी कि जो कर्व बनेगा वो बड़ा बनेगा। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ए डिवाइस इंटेंडेड टू कीप द पार्ट टू बी वेल्डेड इन अलाइनमेंट इज कॉल्ड, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है वेल्ड किए जाने वाले भागों को अलाइनमेंट में रखने के उद्देश्य से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आप यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, दो पार्टों को आपस में जॉइंट करते हैं, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि हम दो पार्टों को आपस में एकदम बिल्कुल समतल में जोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल अलाइनमेंट में जोड़ना चाहते हैं, और कभी कभी वो जॉइंट अलाइनमेंट में नहीं जुड़ पाते हैं या टेढ़े मेढ़े जॉइंट लग जाते हैं। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, वेल्डिंग जिग। वेल्डिंग जिग एक क्लैंपिंग डिवाइस होती है जिसका उपयोग दो पार्टों को पकड़ने के लिए हम करते हैं, दोनों पार्टों को एक प्रॉपर अलाइनमेंट में जॉइंट कर पाते हैं। ठीक है, तो यही है इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, फॉर ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम द फ्लेम यूज इज, यानी कि अगर आप एल्यूमिनियम की ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग करना चाहते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम को गैस वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड करना चाहते हैं, तो आप कौन सा फ्लेम उपयोग करेंगे, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, किस फ्लेम का उपयोग करेंगे, न्यूट्रल फ्लेम का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, नॉन फेरस मेटल्स डू नॉट कंटेन, यानी कि जो नॉन फेरस मेटल होता है, अलोह जो धातु होती है, उसके अंदर कौन सा तत्व नहीं होता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, आयरन। उसके अंदर किसकी मात्रा नहीं होगी, आयरन की बिल्कुल भी मात्रा उसके अंदर नहीं होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, अलोह धातु।
यदि किसी मेटल के अंदर थोड़ी सी भी आयरन की मात्रा हो जाती है तो वो लोह धातु यानी कि फेरस मेटल्स बन जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इफ ए सब्सटेंस ब्रेक्स इजीली इट इज सेड टू बी, यानी कि यदि कोई पदार्थ आसानी से टूट जाता है तो उसे या उस पदार्थ के इस गुण को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटल, यानी कि भंगुरता इसको कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस पेपर के। और ये पेपर जो होते हैं ना, बहुत ही सहायता करते हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर। ये आईटीआई का पेपर आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी काफ़ी यूजफुल होता है। इन्हीं पेपरों के अंदर से ही एग्जामिनर क्वेश्चन उठाते हैं। आई बात समझ में? तो इसी तरह से एक और प्रीवियस पेपर हम अगले वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, नमस्ते।